आप देख रहे हैं फ्री जर्नल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं अंसरुल बारी और आज हमारे साथ मोहतरम मोहम्मद सुलेमान साहब जो इंडियन नेशनल लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तौर पर तैयारियां और अपने अपने तौर पर तमाम चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त चुनावी पारा अपने चरम पर पहुंच गया है और एक दूसरे पर पलटवार किया जा रहा है। तो आज इसी चीज को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है, उत्तर प्रदेश का मुसलमान जा कहां रहा है और किस तरह का जो गणित है वो क्या कुछ तस्वीर उभर करके सामने आ रही है। इन्हीं तमाम चीजों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। एक दिलचस्प बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग जो बिरादरियां हैं, चूंकि हिंदुस्तान में और ख़ासतौर से बिहार और उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति को हम देखें तो वहां पर बिरादरीवाद को लेकर के चुनाव लड़े जाते रहे हैं, जातिवाद को लेकर के चुनाव लड़े जाते रहे हैं। इसका क्या कुछ असर उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में इसको लेकर राजनीतिक दल किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, इन चीज़ों को हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सुलेमान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुलेमान साहब, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां की हैं और आप चूंकि खुद एक गठबंधन का हिस्सा हैं, जो 40 से छोटे छोटे जो दल हैं उनका एक गठबंधन है, आप उसका एक पार्ट हैं। क्या कुछ तस्वीर देख रहे हैं आप इस वक्त उत्तर प्रदेश की? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो मुल्क के 2024 के चुनाव का सेमीफाइनल है और उत्तर प्रदेश से ही मुल्क के प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, किस पार्टी का होगा, इसके रास्ते खुलते हैं। ये पूरा मुल्क मानता है, क्योंकि 80 पार्लियामेंट की सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं और उत्तर प्रदेश 10 सीटर भी है। हॉट काउ बेल्ट है, बिल्कुल काउ बेल्ट है। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन पिछले 2 इलेक्शंस में, पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी को कामयाबी मिली और एक इलेक्शन में बीजेपी को असेंबली में कामयाबी मिली। लेकिन जो बातें पार्लियामेंट के चुनाव में, असेंबली के चुनाव में बीजेपी ने की थी, विस्परिंग कैंपेन के जरिए या संकल्प प्रपत्र के जरिए, जिसे घोषणा पत्र भी कहते हैं, वो बातें सब नाकाम रहे। उसमें कोई फुलफिलमेंट नहीं हुआ है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश जो ओबीसी है उसकी एक बड़ी तादाद उत्तर प्रदेश में बसती है। ओबीसी, जो आपने बिरादरियों का जिक्र किया, वो बिल्कुल सही बात है कि उत्तर प्रदेश में 52-57% ओबीसी की बिरादरियां हैं जो उत्तर प्रदेश के चुनाव को तय करती हैं। साबका इलेक्शन में बीजेपी ने इन तमाम बिरादरियों को, शाक्य, मौर्य, केशव, सैनी, गुर्जर, इन सबको उन्होंने ट्रैप किया था, ये कहकर कि हम ओबीसी कमीशन बनाएंगे और उसके रिकमेंडेशन पर हम सबको उनका जो ड्यू है, लंबे अरसे से नहीं मिला, वो देंगे। और ये भी कहा था कि हम जो सेंसस कराएंगे उसको बिरादरी के बुनियादों पर कराएंगे और उसको सामने भी लाएंगे। ये बड़े वादे थे उनके। दोनों वादे पे खरे उतरे नहीं। आपके इल्म में मैं एक बात और लाना चाहता हूँ, आपके थ्रू मैं उत्तर प्रदेश के अवाम के इल्म में भी लाना चाहता हूँ कि मैं साहब का 2 सितंबर से लेकर और 15 दिसंबर तक लगातार रथ यात्रा में था। ओबीसी तो उस रथ यात्रा का मकसद क्या है? उस रथ यात्रा का मकसद था लोगों को जागरूक करना, बीजेपी के कुशासन, बीजेपी की वादाखिलाफी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता तो बहुत ही राजनीतिक तौर पर बेदार मानी जाती है। नहीं, वो सही है, लेकिन आवाम, देखिए हमारे यहाँ लिटरेसी का परसेंटेज तो इतना ज़्यादा नहीं है जितना केरला में है या और महाराष्ट्र में है। हमारे लिटरेसी का परसेंटेज बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर लोग भावनाओं से बहकर दो चुनाव में वोट डाला था। एक तो राम मंदिर का मामला था, वो भी उन्होंने खड़ा कर रखा था। दूसरा ये था कि ओबीसी का एक हम कमीशन बनाएंगे, उसके रिकमेंडेशन पर पूरा हम अमल करेंगे और बिरादरी के आधार पर सेंसस जनगणना कराएंगे। चुनाव के टाइम जब तमाम चीजें बिल्कुल अपने चरम पर हैं, ऐसी स्थिति में ये जो आपकी एक्टिविटी है, आपको लगता है कि इससे फायदा किसको होगा? देखिए, मैं चुनाव की बात तो नहीं कर रहा हूँ, काम तो हम 1 साल से कर रहे थे। नहीं, लेकिन इस वक्त तो चुनाव है। जो कुछ आप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं चुनाव से कनेक्टेड है। अब तो रथ यात्रा बंद हो गई ना। मैंने अर्ज किया कि 2 सितंबर से 15 दिसंबर तक चला जी,
और हमने जो फीडबैक हमें पास है, आवाम की जो हमने पल्स फील की, जो उनकी नब्ज देखी टटोली, तो ऐसा लगता है लोग बहुत बेचैन हैं और बीजेपी को वादा खिलाफ पार्टी, धोखा देने वाली पार्टी मानने लगी है बाई एंड लार्ज आवाम उत्तर प्रदेश की। बात यह है कि कैसे वो वोट में कन्वर्ट होगा, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में ट्रायंगुलर कंटेस्ट होने के इम्कानात हैं। इस वक्त जो है बीजेपी, समाजवादी पार्टी एनालाइड, कांग्रेस एनालाइड, ट्रायंगुलर कंटेस्ट होने का चांस ज्यादा। अगर हम ट्रायंगुलर फाइट को देखते हैं तो आपको लगता नहीं है कि बीजेपी के लिए रास्ता हमवार होता है? अमूमन ऐसे ही महसूस किया जाता है जी। लेकिन देखिए, बंगाल एक मिसाल है आपके सामने। बंगाल में बज़ाहिर ट्रायंगुलर कंटेस्ट ही हुआ था। ग्रांड अलायंस, महाजोत, टीएमसी एंड बीजेपी। लेकिन वो कागजों पे दिखा नहीं, वो तस्वीरों में दिखा सिर्फ। मैं ऐसा लगता है कि ये ट्रायंगुलर फाइट है। वही मैं कहने जा रहा हूँ कि जो इम्प्रेशन दिया था बीजेपी और आईटी सेल ने इनके, वो यही दिया था कि ट्रायंगुलर कंटेस्ट है और सेकुलर वोट डिवाइड होने जा रहा है महाजोत और टीएमसी के बीच में। लेकिन अवाम जब बेदार हो जाते हैं, अवाम जब किसी को सबक सिखाना चाहते हैं, जो हमारा रथ यात्रा था, जो हमने कोशिश की अवाम तक पहुंचने की, आउटरीच करने का ये फायदा हुआ कि अवाम ने महसूस हमने किया कि अवाम ने तय कर लिया कि बीजेपी को वापस नहीं आना चाहिए। बीजेपी देश के सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक के लिए खतरा है, एक बात तो ये महसूस कर रहे हैं। दूसरा ये महसूस कर रहे हैं कि बीजेपी के रहते हुए ओबीसी को उनका ड्यू नहीं मिलेगा, ओबीसी को उनका हक नहीं मिलेगा। नहीं, अगर आप मानते हैं भारतीय जनता पार्टी देश के सेकुलर ढांचे के लिए खतरा है, तो आप राष्ट्रपति से, सुप्रीम कोर्ट से, जो संवैधानिक ढांचे हैं, उनसे मांग क्यों नहीं करते? देखिए, सुप्रीम कोर्ट मांग करने पर तो कुछ करता नहीं है। वो तो पीआईएल दाखिल करने पे वो करता है। आपको मालूम है कि दर्जनों पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है और साल भर से ज्यादा से, लेकिन उसको वो हियरिंग नहीं कर रहे हैं, ना उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं। राष्ट्रपति, बड़े अदब से मैं कहना चाहता हूँ, राष्ट्रपति हमारे क्लास फेलो रहे हैं। हमने 9th, 10th, 11th और 12th एक साथ पढ़ा है। बीएनएसडी इंटर कॉलेज, बीएनएसडी इंटर कॉलेज कानपुर, आरएसएस का कॉलेज, उसमें हम 4 साल एक साथ पढ़े, हम जानते हैं। रामनाथ कोविंद तो उस लायक भी नहीं है कि जिस तरह से के.आर. नारायणन ने अटल बिहारी वाजपेयी को जवाब दिया था। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने संविधान की समीक्षा की बात की और कैबिनेट की मीटिंग में प्रपोजल तय करके भेजा, तो के.आर. नारायणन ने जो जवाब दिया वंडरफुल है। वो हिम्मत तो कोविंद में नहीं है। उन्होंने जवाब में लिखा कि संविधान नहीं नाकाम हुआ है, सियासी क़यादत नाकाम हुई है, इसलिए संविधान की समीक्षा की जरूरत नहीं है, सियासी क़यादत को अपनी समीक्षा करना चाहिए, अपना आत्मबंधन करना चाहिए, ये जवाब दिया था। कोविंद के अंदर वो साहस नहीं है। कोविंद जो है बचपन से ही 9th क्लास में जब पढ़ते थे, उम्र हम दोनों की 14 साल की थी तकरीबन, तो वो शाखाओं में जाने के आदी थे। गुलामी का मिजाज था उनका। और ब्राह्मणों के यहाँ एक शिव त्रिपाठी थे जो हम दोनों को संस्कृत पढ़ाते थे एक पीरियड में। उनके घर जाते थे, उनकी खिदमत सेवा करते थे, उनके गाय का चारा करते थे और शाखाओं में जाकर उन्होंने किस तरह तालीम हासिल की। ही इज नेवर असर्टिव। तो वो तो कुछ कर नहीं सकते, तो राष्ट्रपति के पास जाना बेकार है। हाँ, इतमाम उज्जत के लिए लोग जा रहे भी हैं, जाएंगे भी, लेकिन मैं जाती तौर पर जानता हूँ कि कोविंद साहब कुछ असर्टिव। लेकिन एक चीज पूरे उत्तर प्रदेश चुनाव में जो उभर करके सामने आई, तमाम जो जात बिरादरियां हैं, सबके सम्मेलन हुए, सबको लेकर के राजनीतिक दल एक तरह से बातचीत करते रहे, उनके साथ जो है उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरा जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है हिंदुस्तान में, मुसलमानों की अगर हम बात करें, मुसलमानों को लेकर के किसी भी राजनीतिक दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या खुद को सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां जो अपना दावा करती हैं, उन किसी ने भी मुसलमानों को लेकर के बैठक या सम्मेलन करना तो दूर, उनका नाम लेना इस वक्त पसंद नहीं करते। बहुत सही फरमा रहे हैं आप जी। एक्चुअली जो पिच तैयार करती है आरएसएस और बीजेपी, उसी पर ये सेकुलर पार्टियां खेल रही हैं। हाँ। ये हकीकत है। हाँ। इतना खौफजदा है ये। हाँ। और आपको मैं याद दिलाऊं, जब गुजरात के इलेक्शन कांग्रेस ने लूज किया था, तो सोनिया गांधी का इंटरव्यू आया था कि गुजरात के वोटर्स ने हमको भी मुस्लिम पार्टी समझ लिया और हमारे साथ वही सलूक किया जो मुस्लिम पार्टी के साथ तवक्को की जाती है कि करेंगे।
इसलिए इतना खौफ है इनके बीच में कि ये खुलकर मुसलमानों से डायलॉग समाप्त भी नहीं करना चाहते। ये उनकी अपनी मजबूरी है। नहीं तो बीजेपी जो कहती है कि मुसलमानों को सेकुलर पार्टियों ने हमेशा वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया, ये वोट बैंक नहीं है तो और क्या है? मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ जी कि उन्होंने मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया, उनका वोट लिया और उनके जो एक्चुअल जो मसाइल थे उनको कभी एड्रेस नहीं किया उन्होंने। और ये 75 साल हमारे ऊपर एक तरह का मजाक है और इसी से डेमोक्रेसी कमज़ोर हुई है। ये बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं और ये जो बीजेपी कहती है वो सही भी कहती है और बीजेपी के मुकाबले में जो कहते हैं और लोग भी कहते हैं वो सही बात है। लेकिन ये काम तो एक बहुत ही लॉन्ग टर्म काम है जो उसको मुसलमानों को या माइनॉरिटी के और तबकात को रिव्यू करना चाहिए, उसके लिए अपने मंसूबे तैयार करना चाहिए। अभी तो इलेक्शन सर पर है, 2 महीने रह गए इलेक्शन के, अभी इसी हफ्ते में शायद नोटिफाई हो जाए, आने वाले हफ्ते में। तो अब इस वक्त तो देखिए स्ट्रेटजी का मामला है, क्या स्ट्रेटजी हो। और मुसलमान पहले मुल्क का बासिंदा है, इस मुल्क का वोटर है और इस मुल्क के वोटर, इस मुल्क के बासिंदे को सबसे ज़्यादा फिक्र करना चाहिए कि किस तरह से ये मुल्क का डेमोक्रेटिक सिस्टम बचा रहे, किस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो फ्रेम है ये बचा रहे। और मैं समझता हूँ ये हमारे हुब्बुल वतनी का तकाजा भी है और एक बेदार एक समुदाय। नहीं ये हमेशा जो है मुसलमानों से क्यों उम्मीद की नहीं, जाती है? हम तो मुसलमानों से उम्मीद नहीं करते बल्कि हम अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जबकारी अगर होगी लोकतंत्र खत्म होने पर तो वो जो आइडियोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम आरएसएस है उन पर होगी। नहीं, चूंकि उत्तर प्रदेश का जो पूरा चुनाव है कहीं ना कहीं विकास पीछे जा रहा है और हिंदुत्व या इस तरह की जो चीज़ हैं हार्ड लाइनर जिसे हम कह सकते हैं वो चीज़ें हावी होती चली जा रही हैं, हिंदू मुस्लिम बनता चला जा रहा है सारा। देखिए बीजेपी का तो यही गेम है पूरा। क्योंकि विकास तो उन्होंने किया नहीं, कुछ किसी का विकास नहीं हुआ। कहते रहे हैं सबका साथ सबका विकास, ये झूठ है, इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। तोड़ क्या है आपके पास? हाँ वही मैं अर्ज कर रहा हूँ। तोड़ ये है कि इन झूठ बोलने वालों का, फरेब करने वालों का जवाब ये है कि इनको वोट की ताकत से आईना दिखाया जाए। वो कैसे दिखाया जा सकता है? उसके लिए मुल्क आवाम ये महसूस करे कि झूठे फासिस्ट लोग अगर इक़्तिदार में जो आए थे तो क्या किया और आइंदा अगर आप सैल्यूट आ गए तो क्या करेंगे, इसका एहसास दिलाया जाए। हमने बिरादरान वतन के बीच में जाके हमारे और बिरादरों बड़े लीडर, मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ और मैं साथ में था, हमारे साथ बड़ी तादाद नॉन मुस्लिम्स की थी। उन्होंने एहसास दिलाया और एहसास हुआ लोगों को कि बीजेपी मुल्क के लिए मुज़िर है, बीजेपी सिस्टम के लिए मुज़िर है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जरिए दिए गए संविधान की दुश्मन है। बीजेपी के रहते मुल्क में संविधान नहीं बच सकता है, सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रेजीम नहीं बच सकता है। ये महसूस कर रही है अवाम। अब जो अवाम 79% बिखर गई थी, मुख्तलिफ हिस्सों में बट गई थी इलेक्शन के दौर में, उसको एहसास बाई एंड लार्ज हो रहा है कि ये गलती हुई थी। ऑर्गेनाइजेशंस, पार्टियां भले ना एक हों, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि वोटर एक होता जा रहा है। इस वक्त इलेक्शन होगा बीजेपी वर्सेस यूपी के अवाम। लेकिन मुसलमानों को लेकर के जो सेकुलर पार्टियों का रुख है वो भी तो जगजाहिर है, आप इस चीज को मान रहे हैं? हम उनसे कोई उम्मीद नहीं करते, लेकिन हम अपनी नेशनल ड्यूटी महसूस करते हैं कि नहीं, जब बीजेपी मुज़िर है और ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर आप कहाँ खड़े? हाँ, वही बात मैं अर्ज कर रहा हूँ। देखिए अभी तो हमें चाहिए मुल्क में सेकुलर डेमोक्रेसी बचा के मोहलत। शॉर्ट टर्म में ये करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग की बात है। लॉन्ग टर्म में देखिए बगैर हमारी क़यादत के, हमारी अपनी क़यादत होनी चाहिए, हमें हक है हासिल कि हम अपनी क़यादत खड़ी करें और वो मुस्लिम क़यादत नहीं, मतलब एक्सक्लूसिव नहीं, इंक्लूसिव, बिल्कुल इंक्लूसिव होना चाहिए। तो इंक्लूसिव क़यादत के लिए कोशिशें हो रही हैं, अलग अलग लेवल पर उत्तर प्रदेश में लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अभी फौरी तौर पर रिजल्ट नहीं दे सकते, रिजल्ट दे सकते। अभी तो अवाम को फैसला करना पड़ेगा और अवाम करेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह बंगाल में देखिए, आपको मालूम है बंगाल में अब्बास सिद्दीकी साहब का एक बड़ा फुरफुराज शरीफ के नाम से बड़ा गिरोह था, लाखों उनके मुरीदेन थे, लेकिन उस रिश्ते को उन्होंने नजरअंदाज किया, दरकिनार करते हुए उन्होंने बंगाल के सेकुलर पॉलिटी के इंटरेस्ट में वोट किया। यूपी में भी वही दोहराया जाएगा। मुसलमान जो है 19.6% है यूपी में, एक बड़ा हमारा जो है प्लैंक है वोट का यूपी का,
और मुसलमान इंटीग्रेटेड है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि यूपी का मुसलमान जो है यूनाइट होकर के कहीं पर वोट कर पाएगा? नहीं, यूनाइट जबकि कांग्रेस भी है, बहुजन समाज पार्टी है। यूनाइट का मैंने नहीं बात कही, मैंने कहा टैक्टिकल वोटिंग। हाँ, मुसलमान 12 टैक्टिकल वोटिंग करता रहा हाँ, है, फिर मौका है इस मर्तबा टैक्टिकल वोटिंग का ही, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हाँ, बाई एंड लार्ज मुसलमान किसी अलायंस के साथ नहीं जाएगा। हाँ, वो देखेगा, सीट वाइज देखेगा, रीजन वाइज देखेगा। इलेक्शन यूपी का 7 या 8 फेज में होगा। हाँ, पहले फेज से ट्रेंड क्लियर होना शुरू हो जाएगा। हाँ, और तीसरे तक एक सेट हो जाता है ट्रेंड कि इस तरफ जाएगा। हम ईस्टर्न जोन में हैं और वेस्टर्न जोन में 35% हमारा एवरेज वोट स्ट्रेंथ है। हम इस मुल्क के सेकुलर डेमोक्रेटिक फैब्रिक को बचाने के लिए ही वोट करेंगे अभी। हम अपना क्लेम स्टेक, जो हमारा स्टेक है, हमारा जो दावा है, उस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देने वाले। उत्तर प्रदेश के मुसलमान इस मामले में बहुत वसीउल कल्ब है और उसने हमेशा वसीउल कल्बी का सबूत दिया है। आज़ादी के बाद आप जब भी देखेंगे, आप महसूस करेंगे, जब भी कोई नई चीज़ पैदा हुई तो मुसलमानों ने इस पर निकल कर पहल की है। जैसे कांग्रेस के अथॉरिटीज़म का मामला था तो हमने जनता पार्टी से कुछ नहीं मांगा था, हम जनता पार्टी के साथ अनकंडीशनल चले गए थे। तो यहाँ पे भी अनकंडीशनल पार्टियों के जो उम्मीदवार होंगे उनका टैक्टिकल वोटिंग। हाँ, सेकुलर जो मुल्क के संविधान। टैक्टिकल का क्या मतलब? टैक्टिकल का मतलब होता है सीट वाइज, जोन वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज। हम देखेंगे वेस्टर्न यूपी में अगर जाट और मुस्लिम फैक्टर है तो जाहिर है वहां जैन चौधरी को प्रायोरिटी मिलेगी। लेकिन ईस्टर्न यूपी में अगर ओबीसी, मतलब आप पूरी तैयारी कर रहे हैं कि एक हंग असेंबली हो? हाँ बिल्कुल, हंग असेंबली हो ना हो, ये हमारे इसमें हमारा कोई बड़ा रोल नहीं है। हमारा रोल ये है कि पार्लियामेंट में फासिस्ट फोर्सेस के असेंबली की सीट, पार्लियामेंट असेंबली में असेंबली की सीट 100 से ऊपर न जाने पाए, तभी लोकतंत्र बचेगा। तो उसके लिए टैक्टिकल वोटिंग करनी पड़ेगी। हम घूम भी रहे हैं, एक डेमोक्रेटिक फोरम बना है, उसमें हमारी मुस्लिम तंजीम, बड़ी तंजीमों के लोग, जमात इस्लामी, जमात उलमा के लोग मैदान में हैं बाकायदा। हम लोग भी ताउन कर रहे हैं उनके साथ और हम कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जा रहे हैं। एक तो वोट हमारा पूरा पड़े, हमारा एनरोलमेंट हो जाए पूरा, इसका काम भी हो रहा है, और वोट हमारा टैक्टिकल अंदाज में पड़े। इसमें बिरादरी से ऊपर उठकर वोट देना है, जमात से भी ऊपर उठकर देना है। यानी आप समाजवादी पार्टी के मुसलमान हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी। लेकिन एक चीज देखी जाती है, तमाम राजनीतिक दल जहां अगर एक कोई किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्लिम कैंडिडेट होता है तो और दूसरे कैंडिडेट भी मुसलमान खड़े कर दिए जाते हैं इन्हीं सेकुलर पार्टियों की तरफ से। ऐसे में टैक्टिकल वोटिंग कहीं ना कहीं एक चैलेंज है। मेरा तजुर्बा ये बताता है कि कांग्रेस, अभी तो कांग्रेस कमजोर है यूपी में, एक तरह अनटचेबिलिटी होती जा रही है। कांग्रेस जब बहुत पावरफुल थी यूपी में, उस वक्त भी टैक्टिकल वोटिंग में कांग्रेस की जमानत जब्त होती थी। जमानत जब्त हुई है। तो टैक्टिकल वोटिंग में अगर आवाम बेदार हो जाती है तो वो जानती है कि किसको हमें वोट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुस्लिम नौजवानों में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन मुसलमानों में अनक्लेम्ड लीडरशिप भी खड़ी हो रही नौजवानों की, जो बड़े ही सेल्फलेस काम करते हैं। इलेक्शनों में मैंने देखा है कि नौजवान निकल पड़ते हैं, एक तो वोट कराने के लिए भरपूर, और दूसरा टैक्टिकल वोटिंग का जो फैसला होता है उसको अमल कराने के लिए। यकीन जानिए आप, उत्तर प्रदेश में टैक्टिकल वोटिंग के जरिए उत्तर प्रदेश की डेस्टिनी बदलेगी, बिल्कुल चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे इंडियन नेशनल लीग के अध्यक्ष सलमान साहब, जिनका साफ तौर पे यह मानना है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की जो जनता है, ख़ासतौर से मुसलमान, वो टैक्टिकल वोटिंग के सहारे ही मुंहतोड़ जवाब देगा और उत्तर प्रदेश के जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसमें उस रणनीति के तहत आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की। लेकिन जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से ये गुजारिश करेंगे, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को लाइक और शेयर करें। तो आज की मुलाकात में फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।